वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है। तो वर्क को हमने डिफाइन किया है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल हम बोल सकते हैं कि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, जिसको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई वो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, डॉट प्रोडक्ट वाला। उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जहाँ पे जो कि यहाँ पे फोर्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ये दो वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे। ठीक है, इसका फॉर्मूला में सीधी सी बात है दिख जाता है एफ डॉट डी, जैसे हम बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा। जो एफ कॉस थीटा हमारा यहाँ पर है वो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी हमारा यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ कॉस थीटा हमारा फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, कि जिसका जितना फोर्स का जितना प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पड़ रहा है वो है हमारा एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यानी कि इनका प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो ये कॉस थीटा में जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होनी चाहिए। और ये है क्या? थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये दो वेक्टर्स हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इसकी वैल्यू 0 और 180 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, या फिर 0 और 180 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ की। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये जो एरिया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये वर्क के इक्वल आएगा। यानी कि ये जो एरिया है ना, एरिया अंडर दिस, ये जो इस स्लोप के अंडर में जो एरिया ये वाला, अगर हम इसको कैलकुलेट करें इस एरिया को, तो ये वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो आप बहुत ही इजीली वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फोर्स है ये थोड़ी वेरिएबल है ना, ये फोर्स वेरिएबल ये इसके जैसी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे dx, है ना। dx का मतलब होता है बहुत छोटा इंटरवल है, ये इन्फाइनाइटली स्मॉल इंटरवल। तो हम देख रहे हैं इस छोटे से इंटरवल में जो फोर्स एक्ट करेगी उसे हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसे हम dw से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dw = f डॉट dx। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए dx जो कि हमने माना है एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट पर उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। अब हमको चाहिए पूरा का पूरा फोर्स, है ना, xi से xf तक, ये 2 पॉइंट्स हमने मान लिए, x इनिशियल और x फाइनल हमने पॉइंट मान लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे इस इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क मिल जाएगा x इनिशियल से x फाइनल तक f डॉट dx। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, ये f डॉट dx वाला फॉर्मूला, जबकि जो ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पर मैंने लिखा है ये f डॉट d वाला, ये हमेशा जो है वैलिड नहीं होगा। ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है और ये हमेशा वैलिड होगा। अब जो ये वर्क है, ये वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। उस केस में हमें एक पॉजिटिव वर्क देखने को मिलेगा। सिंपल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा हो। इसके लिए आप कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर आपने कुछ फोर्स F लगाई और वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। इस केस में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब वर्क नेगेटिव कब होगा? वर्क नेगेटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, क्योंकि cos 180 की वैल्यू हमें पता है होती है -1। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। ऐसा कब होगा?
आप इस केस में इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रिक्शन का। जो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम इस पर एक डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे आगे की तरफ, हम इस पर फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ और ये बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगी। लेकिन इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्स लग रही है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा। तो उस केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रही है। इनके बीच का एंगल अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और जो फोर्स है वो लग रही है पीछे की तरफ। तो इनके बीच में एंगल हमें दिख रहा है 180 डिग्री का, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो उस केस में हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो वर्क आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो ज़ीरो कब होगा, किस केस में वो ज़ीरो होगा। तो हमें 3 केस ऐसे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला केस, जब फोर्स ज़ीरो हो, फोर्स ही ज़ीरो होगी तो वर्क डेफिनेटली बात ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो होगा तो भी फोर्स ज़ीरो हो सकता है। और अब हम थर्ड केस है, जब हमारा जो ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल कौन सा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो कि ज़ीरो से जिसकी ये वाली रेंज है कुछ ये वाली, ठीक है, 0 से 180 तक, वो वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो कि डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हो रहा हो या कहीं भी हो रहा हो और जो फोर्स लग रही हो वो उसके परपेंडिकुलर लग रही हो, ठीक है, तो उस केस में जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसका एग्जांपल आप सिंपल कोई भी ले सकते हो। सपोज एक बॉडी है, वो आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ है। उस केस में भी अगर हम देखें जो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड एक्ट करती है ना, mg मान लेते हैं, इसका मास m है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है, ग्रेविटी की, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और इसके बीच में हमें एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का। तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जा रहा है और cos 90 की वैल्यू ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ वर्क की, कि वर्क का क्या मतलब है। जो हमारा कॉमन लाइफ है उसके अंदर जो वर्क का मतलब है और फिजिक्स के अंदर जो वर्क का मतलब है वो काफ़ी हद तक अलग है, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे एक आदमी है जो कि वॉल को पुश कर रहा है, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं अगर रियल लाइफ के अंदर हम किसी दीवार को धक्का मारेंगे तो हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो चली जाएगी और हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होगी। लेकिन फिज़िक्स के अंदर यहाँ पर अगर इस वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि ये वॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगी, और जो कि ऐसा होगा ही जब आप किसी भी वॉल को धक्का मारोगे तो वो नहीं हिलेगी, तो उस केस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है पहले से ही कि वर्क ज़ीरो होता है अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है तो ऑल्दो इस बंदे की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये चली जाए और ये बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगे, बट स्टिल हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क नहीं हुआ। तो फिर जो एनर्जी है इसकी, ये इतना थका हुआ महसूस कर क्यों रहा है कि इसकी एनर्जी चली कहाँ गई। तो इसकी जो एनर्जी है, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो यूज़ हो चुकी है। अब उसकी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल चुकी है, कि उसके जब वो पुश करेगा तो उसके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। उस केस में जो जितनी भी उसकी एनर्जी होगी वो सब हीट के फॉर्म में या बाकी अदर फॉर्म्स में बाहर निकल जाएगी, लेकिन इस पर कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है, इस पर वर्क डन ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की, कि वर्क की क्या क्या यूनिट्स हो सकती है। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो है जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बाकी इसकी यूनिट्स हैं अर्ग, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 जूल होती है। ये सब मैंने जूल के टर्म्स में लिखे हैं क्योंकि जूल जो है इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कैलोरी की। कैलोरी है 4.18 जूल, जो कि हमें ज़्यादातर फूड वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, इतनी कैलोरी है, हमने टर्म सुना हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। किलोवाट आर, जिसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। किलोवाट आर आपको ज़्यादातर हमारे जो घर में मीटर लगे होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। और जो वर्क और एनर्जी इन दोनों की सेम ही यूनिट होती है, यानी कि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। और अगर हम वर्क की डायमेंशन की बात करें तो वो होता है ml²T-2। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वर्क के कुछ बेसिक आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।